in rule of law, what you need to understand is that there needs to be some basic premise of government that is established either by a constitution or by a set of rules, laws, regulations that applies, and everyone has to be one step below that. मतलब जो भी आप, चाहे संविधान हो, चाहे जो भी लीगल अथॉरिटी, लीगल डॉक्यूमेंट है, कोई भी लीगल डॉक्यूमेंट है, वो जो लीगल डॉक्यूमेंट एक बार आपने बना दिया, वो अब आपको सब लोगों को उसके अधीन रखना पड़े, उसके नीचे रखना पड़ेगा. यू कांट कीप देम पैरेलल, यू कांट कीप समवन अबव दिस, है ना. दैट इज द फर्स्ट प्रिंसिपल यू नीड टू अंडरस्टैंड. Second principle you need to understand is that as far as possible this will apply to equally to everyone. Now I say everyone is below. हर कोई कानून से नीचे रहेगा, कानून से सबऑर्डिनेट रहेगा, कानून के सुपीरियर नहीं होगा. ठीक है. दूसरा, ये कानून सब पे बराबरी से अप्लाई होगा. ठीक है. I will talk about exceptions as well, don't worry. This कानून will apply on everyone regardless of their political position, their economic situation. And lastly, third postulate is that there will be an independent judiciary to enforce, to make sure that these laws are enforced. So the three postulates given by Dicey, A.V. Dicey, who is a very predominant British writer, are these three principles. Although ये रूल ऑफ लॉ अब इसकी डेफिनेशन एक्सपैंड हो चुकी है, मॉडर्न टाइम्स में एक्सपैंड हो चुकी है. इसने जो डेफिनेशन दी थी वो 19वीं शताब्दी के लिए, 19th सेंचुरी के लिए अच्छी थी, क्योंकि उस वक्त यही 3 प्रॉब्लम देखने को मिलती थी. लेकिन अब और भी प्रॉब्लम देखने को मिलती है, जैसे करप्शन, जैसे अकाउंटेबिलिटी का कम होना. इसलिए आज के टाइम पे रूल ऑफ लॉ के अंदर जब रूल ऑफ लॉ इंडेक्स निकाला जाता है तो उसमें ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी ये भी देखा जाता है. बट बेसिक पॉस्टुलेट की अगर मैं बात करता हूं कि रूल ऑफ लॉ क्या फॉलो करना चाहिए किसी देश के अंदर, तुमने चेक करना है कि रूल ऑफ लॉ है या नहीं, तो सबसे पहले यह चेक करना है कि क्या उसका कोई एक ऐसा डॉक्यूमेंट है संविधान जैसा जिसको सभी फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे. दूसरा, क्या वो प्रीडोमिनेंटली सब पे इक्वली अप्लाई होता है. यहां वहां एक्सेप्शन हो सकता है, जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन वी हैव two principles: equality before law, that is okay, but we also have equal protection of laws. हम right to equality पढ़ेंगे तो हम ये देखेंगे that there is equality before law and equal protection of laws, दोनों ही. तो equality before law जब ये कहता है तो ये कहता है कि कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं होगा. प्रेसिडेंट हो, प्राइम मिनिस्टर हो, अंबानी हो, अडानी हो, बेईमान हो ना हो, गरीब हो, अमीर हो, सब इक्वल होंगे. But on the other hand, we also give ourselves this way out. हम way out भी देते हैं. Equal protection of laws, that means equality among equals. That means there can be categorization. This categorization must be reasonable, must be fair. अगर ये reasonable classification, categorization आप कर सकते हो, तब आप कानून को अलग तरीके से अलग लोगों पे अप्लाई कर सकते हो, है ना. And that is why there will always be way out. But ultimately, broadly speaking, rule of law क्या entail करता है? एक सेट ऑफ कानून जो सबके ऊपर अप्लाई हो, एक सेट ऑफ कानून जो सबके ऊपर इक्वली अप्लाई हो, एंड एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी जो इस सेट ऑफ कानून को इंप्लीमेंट कर सके. एम आई क्लियर और नॉट? तो सबसे पहला पोस्टुलेट है सुप्रीमेसी ऑफ लॉ. कानून सबसे ऊपर है, बाकी सब बाद में, है ना. सो कानून इसलिए ऊपर है क्योंकि ये आर्बिट्रेरीनेस को रोकता है, डिस्क्रेशन को रोकता है कि मेरा आज मन किया जी कि मैं बंदा अरेस्ट कर लूं. नहीं, आईपीसी के हिसाब से करना पड़ेगा, वो आईपीसी का प्रावधान संविधान के हिसाब से होना पड़ेगा, ये जरूरी है. ठीक है. दूसरा, इक्वालिटी बिफोर लॉ. द फर्स्ट प्रिंसिपल जो हमारे संविधान में 2 इक्वालिटी है, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, उसमें हम फर्स्ट प्रिंसिपल की बात कर रहे हैं, इक्वालिटी बिफोर लॉ की बात कर रहे हैं. दैट इज द सेकंड पोस्टुलेट ऑफ रूल ऑफ लॉ, विच इज नो वन इज अबव द लॉ. ये जब एवी डाइसी लिख रहे थे तो फ्रांस को क्रिटिसाइज कर रहे थे. फ्रांस में एक ड्रॉइट एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम होता था, लीगल सिस्टम होता था, जिसके हिसाब से स्टेट ऑफिशियल्स के लिए अलग कोर्ट्स, अदालतें होती थी, अलग ट्राइब्यूनल बनता था, और सिटीजन्स के लिए अलग ट्राइब्यूनल बनता था. उनका कॉम्पोजिशन अलग, उनके जजेस अलग.
वहां पे क्या था? इक्वालिटी बिफोर लॉ नहीं, यहां पे इक्वालिटी बिफोर लॉ है। और तीसरा और आखिरी, प्रिडोमिनेंस ऑफ लीगल स्पिरिट। प्रिडोमिनेंस ऑफ लीगल स्पिरिट तीसरा प्रिंसिपल होता है एवी डाइसी के हिसाब से। प्रिडोमिनेंस ऑफ लीगल स्पिरिट का मतलब कि अगर कोई ऐसी बॉडी है जुडिशरी जैसी जो इन्फोर्स करवा सकती है इन कानून को, देखो अगर तीसरा पार्ट होगा ही नहीं तो जितना मर्जी लिख लो कानून, जितनी मर्जी भर लो कानून की किताबें, फायदा तो नहीं है ना इसका कोई। देयर इज नो बेनिफिट टू इट until unless it can be enforced. So you need a court, you need a judiciary that can enforce these particular rights. If not, there is no purpose. कोई पर्पस नहीं है फिर ये कानून को बनाना। इसलिए प्रीडोमिनेंस ऑफ लीगल स्पिरिट, जहां पे कानून हो, कानून उस कानून को इंप्लीमेंट करती हुई एक जुडिशरी हो, और जुडिशरी का जो बनाया हुआ लॉ है दैट विल डिटरमिन व्हाट आर द नेक्स्ट स्टेप्स, दैट इज कॉल्ड रूल ऑफ लॉ। मॉडर्न टाइम्स में रूल ऑफ लॉ में और चीजें इंक्लूड हो गई हैं, लेकिन फंडामेंटल तीन प्रिंसिपल्स ही, सुप्रीमेसी ऑफ लॉ, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड प्रिडोमिनेंस ऑफ लीगल स्पिरिट, ये रट लो, तीनों रट लो, ये पूछ सकता है वहां पे सीधा सीधा। अब आते हैं नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल पे। सबसे पहले तो जस्टिस क्या होता है? जस्टिस को अगर मैं फंडामेंटल बिल्कुल बेसिक प्रेमाइस पे ले जाऊं तो जस्टिस का मतलब यह है कि एवरीवन गेट्स व्हाट दे डिजर्व्स, or all the wealth, resources, honors, privileges are distributed in a manner so that everyone gets what they deserve, है ना। लेकिन जस्टिस का सवाल ही यहां से इमर्ज होता है कि who deserves what, और जिसके ऊपर हजारों लाखों थ्योरीज ऑफ जस्टिस हो सकती है। अब जब मैंने ये देखा कि जस्टिस का मतलब होता है कि हर किसी को डिजर्विंग चीज मिले, इसका मतलब ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में क्या शब्द आते हैं? कोई चीज डिजर्व करता है तो ऑटोमेटिकली प्रोसेस को लेकर आपके दिमाग में क्या शब्द आते हैं? फेयरनेस ऑफ द प्रोसेस, कि प्रोसेस फेयर है, सबको बराबरी का मौका देती है ना, किसी के खिलाफ प्रेजुडिस या डिस्क्रिमिनेट नहीं करती है, यही आता है आपके दिमाग में, है ना। तो यही नेचुरल जस्टिस है, यही नेचुरल जस्टिस है। और नेचुरल जस्टिस के दो प्रिंसिपल्स आपको याद करने हैं, ठीक है। नेचुरल जस्टिस के दो प्रिंसिपल्स आपको याद करने हैं। प्रिंसिपल नंबर 1, नीमो जुडे इन कॉजा सुआ, ये लैटिन में लिखे गए हैं, है ना। नीमो जुडे इन कॉजा सुआ का मतलब है नो वन शुड बी अ जज इन देयर ओन कॉज और इन देयर ओन केस। देखो प्रोसेस अनजस्ट कब होगी? जब कोई बायस्ड बंदे को आप जजमेंट देने के लिए बिठा दो। प्रोसेस अनजस्ट कब होगी? जब आप एक ऐसे व्यक्ति को जजमेंट देने के लिए बिठा दो जो बायस्ड है और वो इनहेरेंट बायस आपको पहले से ही पता है। इस वजह से आप किसी ऐसे व्यक्ति को जज की पोजीशन पे नहीं बिठा सकते जिसका खुद का इंटरेस्ट उस पर्टिकुलर केस के अंदर है। वो इंटरेस्ट पर्सनल इंटरेस्ट हो सकता है, वो इंटरेस्ट पेक्यूनरी इंटरेस्ट हो सकता है, ठीक है। वो इंटरेस्ट किसी भी टाइप का बायस हो सकता है। पेक्यूनरी पर्सनल इंटरेस्ट मतलब कि मेरा बेटा है, उसके खिलाफ ड्रंक ड्राइविंग का केस है, मैं ही उसका जज बन के बैठा हूं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, पर्सनल इंटरेस्ट। पेक्यूनरी इंटरेस्ट मतलब मेरी एक कंपनी है जिसमें मैंने शेयर्स लिए हुए, खरीदे हुए, अब भारी मात्रा में, अब उसी कंपनी का सिविल केस आता है जो इसमें उसको बोला जाता है कि कंपनसेशन देना है, मैं ही वहां जज बैठा हूं, पेक्यूनरी, ठीक है, बायस। तो मेरा किसी भी प्रकार से अगर मेरे पर्सनल इंटरेस्ट इन्वॉल्व है केस के अंदर तो मैं उसमें जज नहीं हो सकता। इसका मोस्ट वल्गर डिस्प्ले होता था ब्रिटिश एरा में, जहां पे एक ही बंदे को मजिस्ट्रेट और एक ही बंदे को कलेक्टर बना दिया जाता था। इसका मोस्ट वल्गर डिस्प्ले ऑफ वायलेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस वाज कि मैं ही जज हूं और मैं ही कलेक्टर भी हूं। तो मेरे खिलाफ जब कोई कंप्लेंट लेके आएगा कि ये जो इसने टैक्स जो है एक्स्ट्रा वसूल कर दिया है ना, एक्स्ट्रा वसूली कर दी है इसने टैक्स की, तो मैं ही उस कंप्लेंट को सुन रहा हूं। नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल्स की खास बात यह है कि ये लिखे हो या ना लिखे हो, जुडिशरी इनको यूज करती है। दैट मीन्स if a law is it is written down in a law or not written down in a law, judiciary uses it as a standard.
एंड दैट इज वाई दे आर सो पावरफुल। आप कभी भी किसी भी तरीके से अगर कानून को इन्फ्लुएंस करना चाहते हो, जुडिशरी को इन्फ्लुएंस करना चाहते हो, आप अदालत में यह प्रूव कर दो कि नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल वायलेट होते हैं। इनफैक्ट नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल आर लाइक खुदा। क्यों? क्योंकि जिसका कोई नहीं उसका खुदा है, ऐसे बोलते हैं ना गाने में। तो जहां पे कोई कोड ऑफ प्रोसीजर नहीं होता है, जिन ट्राइब्यूनल्स में कोई कोड ऑफ प्रोसीजर नहीं फॉलो होता है, उनको बोला जाता है आप प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के बेसिस पे जजमेंट दे देना। आप समझ रहे हो मेरी बात कि मैं क्या कहना चाहता हूं? कि प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस आर सो यूबिक्विटस, सो प्रेवलेंट, स्टिल दे आर नॉट रिटन इन सिंगल डॉक्यूमेंट। तो ये प्रिंसिपल यूनिवर्सल है। अब कुछ कानून में ऐसा हो सकता है कि ये वायलेट होते हुए आपको नजर आए, लेकिन जब तक जुडिशरी को नहीं नजर आएंगे तब तक आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि जुडिशरी को ही आपने समझा था प्रीडोमिनेंस ऑफ लीगल स्पिरिट तीसरे नंबर पे था। तो आपको रूल ऑफ लॉ चाहिए तो आपको जुडिशरी चाहिए, जुडिशरी चाहिए तो उसके लिए उनकी इंडिपेंडेंस चाहिए, इंडिपेंडेंस चाहिए तो आप नहीं इंटरफेयर कर सकते उनसे कि वो क्या जजमेंट देंगे। हर चीज बैलेंस करने का खेल है बस। अब आप अपने केस में जज नहीं हो सकते, दैट इज द फर्स्ट प्रिंसिपल। दूसरा प्रिंसिपल क्या है? ऑडी ऑल्टरम पार्टम। ये तो इसको अंग्रेजी में समझना भी आसान है। ऑडी मतलब ऑडिबल, सुनना। ऑल्टरम मतलब ऑल्टरनेटिव, दोनों पक्ष। पार्टम मतलब पार्टी। तो दोनों पक्षों को सुनने के बाद ही अपना फैसला सुनाना। हियर द अदर पार्टी, नो वन शुड बी कंडेम्ड अनहियर्ड। ये सब क्या है? ये सब है सेकेंड प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, दैट इज ऑडी ऑल्टरम पार्टम। ठीक है कि जब किसी पे आरोप लगा है, उस आरोप का बचाव करने का उस व्यक्ति को मौका देना चाहिए। नाउ वन प्रोविजन और चेंज दैट हैज बीन डन रिसेंटली इन द भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता इज सेड टू बी बाय सम क्रिटिक्स टू बी अगेंस्ट दिस सेकेंड प्रिंसिपल। व्हाट इज द चेंज? कौन सी चेंज है वो? ट्रायल इन एब्सेंशिया। ऑल्दो ये अभी भी होता है, लेकिन अब आपको इसको थोड़ा सा देखना पड़ेगा, मतलब मैं थोड़ा सा समझाऊंगा इसको। ट्रायल इन एब्सेंशिया तो सीआरपीसी से बना, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता अप्लाई हुआ 1 जुलाई 2024 से। इस सुरक्षा संहिता के अंदर ना सेक्शन 355 है। किसी भी कानून के अंदर जो पर्टिकुलर टॉपिक्स होते हैं उनको सेक्शन वाइज डिवाइड किया जाता है, इतना पता है आपको, है ना? और अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हो तो उसे आर्टिकल बोला जाता है। लॉ में सेक्शन, कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल। तो अब बीएनएसएस यानी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का ना एक सेक्शन बना दिया गया है 355, जिसमें लिख दिया गया है कि कोई भी जज या मैजिस्ट्रेट एक अक्यूज्ड का ट्रायल उसकी एब्सेंस में कर सकता है ना? जिसको आप कह सकते हो कि शायद ये उसके अगेंस्ट है, बट अगर आप इसका फाइन प्रिंट ध्यान से पढ़ोगे तो आप ये देखोगे कि वहां पे लिखा गया है कि उनका कोई एडवोकेट या रिप्रेजेंटेटिव वहां पे मौजूद हो सकता है। So if the accused disturbs the proceedings of the court or his personal attendance isn't required, there can be trial in absentia। जज या मैजिस्ट्रेट डिसाइड कर सकता है, लेकिन जज या मैजिस्ट्रेट सिर्फ प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर्स के लिए कर सकता है। और इसके बारे में भी बीएनएसएस आपको बता रहा है कि प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर कौन होगा। प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर वो होगा जिसने एक ग्रेव ऑफेंस किया है। ग्रेव ऑफेंस क्या होगा? ग्रेव ऑफेंस वो है जिसकी पनिशमेंट 10 साल या उससे ज्यादा की है, या लाइफ इंप्रिजनमेंट या डेथ पेनल्टी की है अंडर भारतीय न्याय संहिता बीएनएस। बीएनएस के तहत आईपीसी जिसको पहले कहते थे, उसके तहत अगर 10 साल से ज्यादा की सजा वाला किसी बंदे ने क्राइम किया है तो उसे प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर माना जाएगा। ऐसे प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर का ट्रायल उसकी गैर मौजूदगी में भी हो सकता है। उसको समन इशू किया, वो नहीं आया, तो आप ट्रायल कंटिन्यू करो और उसको सजा दे दो। सम पीपल आर सेइंग दिस इज अगेंस्ट द रूल ऑफ लॉ। दिस डिबेट इज नॉट फॉर मेन प्रीलिम्स के लिए, बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है। मेरे को बस ये आपको बताना था कि कल को यूपीएससी को अगर थोड़ा सा लगे कि यार बीएनएसएस से पूछ लेते हैं, कैसे पूछ लेते हैं, तो ये आपका यहां पे कवर हो गया। और ये भी आपका कवर हो गया क्योंकि कभी कभी यूपीएससी को लगता है कि मैं रैंडम रिपोर्ट और रैंकिंग पूछ लेती हूं। ऑल्दो वो ज्यादातर वो रिपोर्ट्स नहीं पूछता है जहां पे इंडिया की रैंकिंग अच्छी नहीं आई है, लेकिन फिर भी रूल ऑफ लॉ इंडेक्स कौन निकालता है? यूएस बेस्ड सिविल सोसाइटी ग्रुप है,
वो देख लेना एक बार, है ना। अभी यूएस के ऊपर वैसे भी चक्कर पड़ रहा है।